अस्सलाम वालेकुम मैं आ गया कि था दोस्तों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज उम्मीद है आप सब खैरियत है। आज जलसे का इनकात हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इलेक्शन दिखाते में इसी हैं तरह चलता इलेक्शन में है। क्या हो रहा है। मैं नहायत मशहूर अपने बड़े भाई आमिर का। आमिर भाई ने इंतज़ार किया, खान साहब ने भी इंतज़ार किया। जो मुंतज़मीन हैं, जो शुरका हैं, मैं नहायत मशहूर हूँ इस परेशानी के लिए कि मैंने आपका इंतज़ार करवाया। गला चुके बस एक मिनट, ये नारे खान साहब के लिए बजाएं और 3 फरवरी के लिए बजाएं। ये नारे खान साहब के लिए बजाएं और 3 फरवरी के लिए बजाएं। ठीक है जी। मैं मुझसे बात करूंगा क्योंकि शेड्यूल मेरे बड़े भाई ये जो फरुंद सलीर खान साहब का काफ़ी टाइट है और हमें भी रात 1:30-2 बज जाते हैं पहुंचते पहुंचते। काफ़ी लेट पहुंचते हैं अगले प्रोग्रामों में। मुख्तसर सी बात करूंगा, सिर्फ मुवाजना करूंगा नारों का और खिदमत का, तामीर का और तख़ीब का। मैंने आज से पहले माशाल्लाह यहाँ पे मेरे से ज़्यादा मैच्योर लोग बैठे हैं, आमिर भाई भी जानते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी स्टेज पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, शबीर मुगल साहब बैठे हुए हैं, जितने भी माशाल्लाह बारिश यहाँ पे सफ़ेद बालों वाले बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं। मियाँ उमर बशीर साहब, राना जफ़र इकबाल साहब, आतिफ बशीर साहब, तंजील रज़ाक मुगल साहब, शाहीन साहब और ज़हूर शाहिद साहब। इसके अलावा भी मुझे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का दौर देखा है। वो नारा लगाते थे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन दिया सिर्फ कब्रिस्तान है उन्होंने कुछ चीज़ दी नहीं। इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, उन्होंने उल्टा छीन ली। आप देखें कि उसके बाद कोई बड़ी कंपनी आपको नजर नहीं आती। कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में नहीं बन सकी, नहीं पनप सकी उस नेशनलाइजेशन की वजह से। ये हमारी सोच है। उसी तरह का जत्था मैं उसको थोड़ा सा और एंगल से देखता हूँ। अगर आप गौर करें कि 2013 के बाद जो वोटर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा था, वही वोटर पीटीआई की तरफ कन्वर्ट हो गया और उनमें एग्रेशन आ गया ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह शेर का वोट वहीं पे रहा, बल्कि वो थोड़ा सा बढ़ता रहा है अगर गौर करें तो। पीपल्स पार्टी के लोग हमारे सियासी हरीफ हैं, इनफैक्ट हमारे दुश्मन नहीं, सियासी हरीफ हैं। वही गए पीटीआई की तरफ शेल्टर लेने के लिए। हम भी हैं, यानी दूसरे मानों में मैं भी हूँ। इस वजह से 2013 में जो उन्होंने खिदमत की तो उनसे छीनी गई। लोड शेडिंग की सूरत में उन्होंने खिदमत की, बिजली की, गैस की सूरत में लोड शेडिंग की। जो एलपीजी तो थी ही नहीं, सीएनजी का इशू था। दहशतगर्दी की सूरत में जो उन्होंने खिदमत की, जो मुशर्रफ दौर से स्टार्ट हुई थी, काबू नहीं कर सके। टारगेट किलिंग, रोज 30-30 लोग कराची में शहीद हो रहे थे टारगेट किलिंग के मामले। और एक शोरश थी बलोचिस्तान के अलहदगी का, एक शोरश था, उसको भी पनपने दिया गया, हवा दी गई। अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए उसको भी नहीं कुचला गया या उसको काबू भी नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने नारे लगाए 1 करोड़ नौकरी मिली, फिर 50 लाख घर मिले। जरा हाथ खड़े करके बताएं, मिले नहीं मिले? अगर मिले तो हाथ खड़े कर दें। नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। अब जरा गौर करें, नवाज शरीफ ने दावा नहीं किया कि हम सड़कें बनाएंगे। 93 में आए तो मोटरवे लेके आए, बनने नहीं दिया गया। वो अगले पीपल्स पार्टी के दौर में डबल रेट में आधी मोटरवे बनी, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई। 98-97 में धमाके कर दिए। ये नहीं कहा था, वादा नहीं किया था कि धमाके करेंगे। JF-17 थंडर तैयारा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आ गई, यानी हमारा जो दिफा है वो मुस्तहकम हो गया। हम उस तरफ चल पड़े। अब दुनिया रिकॉग्नाइज करने लग गई। कश्मीर का इशू जब जब मियां नवाज शरीफ आया तो ये कश्मीर का इशू रेज हुआ और मुस्बत अंदाज में हुआ। लेकिन ये मौसूफ अब जब आए हैं, इनकी बारी अभी 2018 के बाद आती है, तो 2013 में जब मियां साहब आते हैं तो वो सड़कें भी बनाते हैं,
पुल भी बनाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं, कॉलेजेस भी बनाते हैं, अस्पताल भी बनाते हैं, एयरपोर्ट्स भी बनाते हैं, डैम भी बनाते हैं, पावर प्लांट्स भी बनाते हैं, और हमारी जरूरत से ज्यादा बिजली बना के चले जाते हैं, बल्कि उतार दिए जाते हैं, भिजवा दिए जाते हैं। और एक कांटेदार दरख्त, उसको हमारे सरों पे मुस्तलत कर दिया जाता है कि लो अब इससे गुजरो, अपने कपड़े भी छिदवाओ, अपना जिस्म भी छिदवाओ, अपना सर भी मुंडवाओ इससे। अब ये आलम था, और वो 4 साल की तकलीफ हमने बर्दाश्त की। मैं इसका कुछ इस तरह से तज़किरा करता हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। शायद हमारे शुक्राने में थोड़ी सी कमी थी, तो हमें इन 4 सालों में थोड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। मैं इसको आजमाइश क्यों कहता हूँ? आजमाइश, अल्लाह के नबी पूछा गया हजरत अली करम अल्लाह वजह से, आजमाइश और सजा में क्या फर्क है? तो फरमाया कि जिस आजमाइश के बाद या जिस मुसीबत के बाद तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, समझो कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, अल्लाह तुम्हें कोई मकाम देना चाहता है। और अगर तुम अल्लाह से दूर हो जाओ, समझो ये सजा है। मैं आजमाइश इसलिए कहूंगा, मियाँ नवाज शरीफ पे आजमाइश आई है, मुश्किल आई है, उसने कहा मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया, उसका ताल्लुक जी सर। अल्लाह से जुड़ गया। 4 साल की तकलीफ के बाद हमारे लिए आसानियां शुरू हो गई इंशाल्लाह। 4 साल की तकलीफ, मुझे डर लगता था 2018 में मैं कहीं जाता जहां खुरम साहब ना पहुंच पाते, वाले साहब ना पहुंच पाते, तो मैं वहां क्या करता था, दुआ करें। यानी जो लोग काम करते थे, जो सड़कें बनाते थे, जो मेडिकल कॉलेज बनाते थे, उन्हें कहा जी वो तो चोर हैं और हम ठीक हैं, हम दुरुस्त हैं, हम इनको जेलों में डालेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है वो हर साल सर्वे आता है, यही जनवरी के महीने में, और इस दफा सर्वे ने एक अजीब कहानी हमारे सामने रखी। कहानी ये है कि पाकिस्तान का 180 ममालिक में दर्जा लिखा जाता है। शहजादे। तो आज का जो सर्वे आया है उसने ये हमें अब नंबरों में बताया है, प्रोपेगेंडे से नहीं, इधर नारों से नहीं, नंबरों से बताया है कि फितना खान का दौरे हुकूमत पाकिस्तान का करप्ट तरीन दौरे हुकूमत था। 140 पाकिस्तान की रैंकिंग थी 2022 के हवाले से, और पता इस तरह चला कि अब जब 2023 की रैंकिंग आई तो पाकिस्तान फिर 7 दर्जे ऊपर आके 133 पे आ गया। क्या फर्क पड़ा आखिरी साल में? आखिरी साल में फितना खान की नहीं, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो इकट्ठे 17 जंप लगे और पाकिस्तान ऊपर आ गया। लेकिन पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे कम करप्शन, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा दर्जा उस वक्त था जब मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान का रैंक उन सालों में मुसलसल 117, 118, फिर 117, फिर 117, और फितने के दौर में वो 117 से 122 हुआ, फिर 133 हुआ, फिर 140 हो गया, वहीं खड़ा रहा, और बिल आखिर जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो 133 हो गया। लेकिन मेरे और मौजम के पास या मोहम्मद नवाज शरीफ के पास
वो गालियां देने वाली फौज ही नहीं है जो सबको कन्विंस कर ले कि यार जी बेड़ा गर्क हो गया जी। यानी ये अजीब बात है। आपने अपने शहर में देखा है कि अगर इन फितनों की बात मानी जाए तो जिन लोगों ने इस शहर में मेडिकल कॉलेज, उसके साथ नया अस्पताल, इस शहर के सारे सरकारी स्कूल, 2 फ्लाईओवर, शहर की सारी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े सीवरेज, गैस, बिजली, जिन्होंने ये सारा काम किया है वो चोर हैं। और जो 4 सालों में एक ईंट लगाकर नहीं गए वो बड़े पारसा हैं। और ये भी हमारे नौजवानों को गुमराह किया कि सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती भाई, मेट्रो से तरक्की नहीं होती। और मान भी लिया लोगों ने। तो फिर तरक्की कैसे होती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 140 नंबरों में जाए तरक्की, करप्ट तरीन हुकूमत थी। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इसीलिए जो ये 2 फैसले आज और कल में आए हैं, ये रब का इंसाफ हो रहा है। दोनों फैसले, एक साइफर केस का फैसला है, एक तोशा खाना का फैसला है। जुर्म एक ही है, अवाम की अमानत में खयानत। यानी वो जो खुफिया कागजात जो आपकी दुआ से 2017-18 में मेरे टेबल पर भी हर रोज आते थे, उनको गुम करना और फिर उनको अमेरिका में छपवाना, पाकिस्तान की कौमी सलामती को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाना, यह भी अमानत में खयानत है। और वो तोहफे जो आपकी जात को नहीं, आपके ओहदे को दिए गए थे, उनको अपनी जाती जागीर समझकर बेच देना, यह भी अमानत में खयानत है। तो दोनों चीजें खयानत है। और खयानत करने वाले का किरदार पाकिस्तान की फलाह नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिर्फ उसको खुफिया कागज या तोशा खाना के तोहफे नहीं देते, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी अमानत देते हैं उसको 5 साल की। हम अपने नौजवानों का रोजगार भी देते हैं उसको अमानत में। हम पाकिस्तान की खुशहाली भी देते हैं उसको अमानत में। और जितनी बड़ी खयानत फितना खान करके गया है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। तो करप्शन इंडेक्स एक बात कह रही है, ये 2 फैसले कल